पाकिस्तान को 2 लख्त हुए 1 साल होने वाला था। कायद के पाकिस्तान का मशरक़ी हिस्सा अब मुजीब का बांग्लादेश बन चुका था। आज ईद का दूसरा दिन था। सुनार देश में हर जगह खुशी का समा था। आज़ादी की पहली ईद मनाई जा रही थी, लेकिन इसी खुशी के माहौल में बांग्लादेश आर्मी को ढाका में एक मुखबरी मौसूल हुई। मुखबर के मुताबिक इलाके में इंतहाई ख़तरनाक अफराद मौजूद थे। ऐसे अफराद जिन्हें इस नौमौलूद रियासत ने एनिमी ऑफ द स्टेट करार दिया हुआ था। खबर मिलते ही अहलकार फौरी हरकत में आए, गाड़ियां निकालीं और रियासत दुश्मन अनासिर की तलाश में रवाना हो गए। ढाका शहर में एक इमारत थी जहां कई खानदान मुकीम थे। इसी इमारत का एक फ्लैट था जिसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। बज़ाहिर इस फ्लैट में कोई नहीं था। मालिकान छोड़ के जा चुके थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस फ्लैट में एक खानदान ने पनाह ली हुई थी। बाहर से ताला लगाने की वजह यह थी कि अगर किसी को उनकी मौजूदगी का इल्म होता तो उन्हें मार दिया जाता। क्यों? क्योंकि यही वो रियासत दुश्मन थे जिनका शिकार करने बंगाली आर्मी आ रही थी। अब आप पूछेंगे कि इनका जुर्म क्या था? बहुत बड़ा जुर्म था। उनकी शनाख्त उनका जुर्म थी। वो बिहारी थे। और इसी शनाख्त की वजह से उनकी मौत का परवाना जारी हो चुका था। ये अफराद इस बात से बेखबर थे कि अचानक दरवाजे पे जोरदार दस्तक हुई। जो बिल्डिंग का चौकीदार था उसका नाम अकबर था। वो भागा भागा ऊपर आया। हम लोग शायद नाश्ता करके बैठे ही थे। उसने दरवाज़ा धड़धड़ाया और कहा कि देखो 2 ट्रक वो आई है बांग्लादेश आर्मी की, 2 ट्रक भर के आई है। और उन्होंने यही कहा कि यहाँ ये पता चला है कि एक बिहारी फैमिली रहती है, तो हम लोग वो लोग उनकी तलाश में आए। अब तुम लोग अगर बच सकते हो तो बच जाओ। अगर आप लोग पकड़े जाते तो आप लोगों को पता था मौत आगे खड़ी। मौत से भी ज़्यादा भयानक मौत से भी ज़्यादा इकलौती मौत तो पापा की होती और अम्मी की शायद होती। हम तीनों बहनों की मौत तो बहुत ज़्यादा भयानक होती। आप में से बहुत से लोग ये सब सुनकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि सानेहा मशरक़ी पाकिस्तान का जब कभी जिक्र होता है तो बंगालियों पर होने वाले मजालिम की बात होती है। लेकिन बिहारियों के साथ जो सानेहा हुआ, इसका ढूंढने से जिक्र नहीं मिलता। जब इस वीडियो का आइडिया डिस्कस हो रहा था तो हमारे कई तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारा ख्याल था कि इस वक्त 2 बिछड़े हुए भाई दोबारा करीब आ रहे हैं, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ऑल टाइम बेस्ट पे पहुंचे हुए हैं। तो क्या हमें इस वक्त ये वीडियो बनाकर इन दोनों भाइयों के दरमियान तल्ख यादों का तस्करा करना चाहिए है? कहीं ये नुकसानदेह तो नहीं होगा? लेकिन फिर हमने सोचा कि कौमों को आगे बढ़ने के लिए तारीख को याद रखना और तारीख के तकलीफदेह हिस्सों से सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जंग अजीम में यहूदियों के साथ होने वाले होलोकॉस्ट पर दर्जनों नहीं सैकड़ों फिल्में बन चुकी हैं। शिंडलर्स लिस्ट, द पियानिस्ट, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स, द बॉय इन स्ट्राइप्ड पजामास, द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन आज जिस जेनोसाइड की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो यूरोप नहीं पाकिस्तान में हुई, आपके अपने हमवतनों के साथ हुई। लेकिन फिल्म और ड्रामे तो छोड़ें, आपने तो इस जेनोसाइड के बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि शायद इस जेनोसाइड के विक्टिम्स कमज़ोर और दीवाने लोग थे। ऐसे दीवाने के आज एक तरफ जब पाकिस्तान में बैठे मुख्तलिफ ग्रोह मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो वो लोग गैर वतन में बैठकर इतने जुल्म सहने के बाद भी पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। मेरा वन एजेंडा ओनली रिपार्टीशन। हम पाकिस्तान जाएंगे एट एनी कॉस्ट। हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं, अगर सोने का भी घर बना के देने से। वो कौम जिसने ज़मीन के टुकड़े नहीं नज़रिए पाकिस्तान से इश्क किया, वो लोग जिन्हें पहले मुसलमान होने की बुनियाद पर हिंदुस्तान में कत्ल किया गया, और फिर जब वो तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में हिजरत करके पाकिस्तान आए तो वहाँ पाकिस्तान से वफ़ा करने के जुर्म में मारे गए। कुछ लोगों के पेशानी पर जय बंगला लिखा गया, छुरी से खुरच कर करके। उस्मान साहब होते थे, उनको गोली मारी है, सांस बाकी थी, उनको जिंदा ईंटों के साथ बांधा है और दरिया में धकेल दिया है। संठार जब पहुंचा ना, जितनी खून थी, खून था, खून में जिस तरह बोरी सजाया जाता ना, इस तरह लाश सजा हुआ था। जब बाहर निकले हम लोग घर से तो हर 10 कदम पे लाश, हर 10 कदम पे लाश। म्यूनसिपैलिटी वाले आके कुत्तों को नहीं मार के लाश ट्रक पे डालते थे। इस तरह जो लोग थे हमारे, उनकी लाश उठा के इंडियन आर्मी वाले ट्रक में डाल रहे थे। उनको तो बगैर किसी जुर्म के मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और इस जेनोसाइड को किसी ने डॉक्यूमेंट करने की जहमत भी नहीं की। मुफ्ती बानी के लोग आते थे, दरवाज़ा खोलते थे, या रिश्ता खड़ा होकर देखते थे। देखने के बाद हमारी माँ बहनों को इशारा करते थे इधर, और उसको लेके चले जाते थे।
बिग ब्रदर ने तो उनको कभी अपना नहीं समझा, लेकिन आज रफ्तार आपको इन बिहारियों की कहानी सुनाएगा, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, क्योंकि हमारा नज़रिया और एजेंडा तो सूरह निसा की आयत 135 है कि ए ईमान वालों, हक के साथ डट कर खड़े हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन हक के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता, इसकी यह कीमत होती है। वो कीमत हम इंक्वायरीज, केसेस और गिरफ्तारियों की मद में अदा कर रहे हैं। अगर आप रफ्तार के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नजर आने वाले इस QR कोड को स्कैन कीजिए और पेट्रियन पर भी हमें ज्वाइन कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के सूबे बिहार के एक छोटे से कस्बे में खौफ फैला हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार में कत्ल गारत का बाजार गर्म है। बिहार के मुसलमानों को उनकी मुस्लिम शनाख्त की बुनियाद पर भेड़ बकरियों की तरह ज़िबाह किया जा रहा है। यह कस्बा अभी तक महफूज है, लेकिन रिहायशी जानते थे कि किसी भी वक्त हमलावर कस्बे पे अचानक धावा बोल सकते हैं। 7 साल का यूसुफ ग्रामी ये सब खामोशी से देख रहा है कि अचानक से चंद नौजवान भागते हुए आए। उनके चेहरे पे मंडलाता खौफ किसी बुरी खबर की आगाही कर रहा था। आगे क्या हुआ, ये यूसुफ साहब अपनी जुबानी सुनाएंगे। अचानक रजाकार जो है गलियों में भाग रहे थे और इत्तला दे रहे थे कि हिंदुओं ने हमला कर दिया है कस्बे पे, और आवाज़ लगा रहे थे कि भाई औरतें बच्चे घर खाली करें। और सेंट्रली लोकेटेड हाउसेज जो हैं हर मोहल्ले में उन्होंने जो थे वो फिक्स कर दिए थे कि हाँ मर्द और बच्चे। तो सब लोग हम लोग सारे जो है बच्चे और औरतें जो हैं वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। और जब हिंदुओं का मॉब आया, तकरीबन कहते हैं 10 से 15 हज़ार का मॉब था, तो उस पर उन्होंने फायरिंग की और उसमें 4 जो उनके कड़ियल जवान थे जो लीड कर रहे थे उनको शूट किया और उनकी लाशें भी खींच ली। उसके बाद वो भागे, फिर दोबारा वो रीअसेंबल हुए। 2-3 दिन के बाद फिर आए। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम यूसुफ ग्रामी साहब की कहानी मुकम्मल करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अचानक से हिंदू मुसलमानों की बस्तियों पे हमला आवर क्यों हो रहे थे। ये कैसी प्यास थी जिसे बुझाने के लिए इंसानी लहू के दरिया बहाने थे। इस दास्तान को समझने के लिए बिहार के खित्ते की तारीख समझना बहुत ज़रूरी है। साल 1576 में मुगलों ने कारानी सल्तनत को शिकस्त देकर बिहार और बंगाल को अपनी सल्तनत में शामिल किया। तकरीबन 200 साल तक इस खित्ते पे मुगल सल्तनत का परचम लहराया, लेकिन फिर प्लासी और बक्सर के मुकाम पे मुगलों की शिकस्त के बाद 1764 में इन इलाकों पे ईस्ट इंडिया कंपनी का तसल्लुत कायम हो गया। मुगल हुक्मरानी के 200 साल के दौरान मुसलमानों को तादाद में कम होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिली हुई थीं। मुसलमान सियासी एतबार से भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन अंग्रेज़ ने आते ही 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जैसी तदाबीर इख्तियार करके मुसलमानों को सियासी और माली एतबार से कमज़ोर करना शुरू कर दिया, और साथ ही हिंदू एलीट क्लास को ताकत के मनसब पे बिठाया गया। इन इक़दामात की वजह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दरार पड़ गई। जैसे जैसे तफरीक में इजाफा हुआ, ये दरार मज़ीद गहरी होती गई। 1857 की जंग आज़ादी में हिंदू मुसलमान दोनों ने हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेज़ ने इस बगावत का असल जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया और इसकी सख्त सज़ा दी। बिहार के मुसलमानों की ज़मीनें जब्त कर ली गईं, उनको सरकारी महकमों में नौकरियां नहीं दी गईं। अब यहाँ एक वैक्यूम पैदा हुआ जिसको हिंदुओं से पुर किया गया। यूँ मुसलमान मुआशी और सियासी तौर पे कमज़ोर होते गए। फिर सोने पे सुहागा ये कि इसी दौर में आर्या समाज जैसी हिंदू रिवाइवलिस्ट तंजीमें मुनज़्ज़म होने लगीं। मुसलमान गाय की कुर्बानी करते तो ये तंजीमें मुसलमान कसाईयों को निशाना बनाती। बरतानवी राज का रवैया और हिंदू कौम परस्तों की ये तमाम हरकत मुसलमानों को एहसास दिलाती हैं कि वाकई हम दोनों मुख्तलिफ कौमें हैं और एक साथ गुजारा मुमकिन नहीं। यूँ बिहारी मुसलमानों की कलेक्टिव साइकी में 2 कौमी नज़रिया सराहियत करता गया। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलहदा करके एक अलग सूबे की हैसियत दी गई। फिर 1937 में पहली बार इलेक्शंस कराए गए। हिंदू मेजॉरिटी बिहार में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई और यहाँ से मुसलमानों की परेशानियाँ बढ़ती गईं। अपनी किताब अ कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में बारबरा मेटकाफ लिखती हैं कि कांग्रेस की सरपरस्ती में हिंदू कौम परस्त तंजीमों की इश्तियाल अंगेज हरकत को नज़रअंदाज किया गया और इन्हें पनपने के लिए ग्राउंड दिया गया। मशहूर मौर्रिख मुशीरुल हसन अपनी किताब में बताते हैं कि स्कूलों में ज़बरदस्ती मुसलमान बच्चों से वंदे मातरम कराया जाता, जो मुसलमानों के तौहीद के अकीदे के बरखिलाफ था। ये चंद मिसालें हैं, लेकिन इस सब के बाद बिहार के मुसलमानों की मुस्लिम शनाख्त मज़ीद पुख्ता हो रही थी। हिंदुओं और कांग्रेस को वो अपना हरीफ समझ रहे थे। इन वजूहात की वजह से मुस्लिम लीग की एक अल्टरनेटिव के तौर पे शोहरत बढ़ती जा रही थी। बिहार में मुस्लिम लीग की सपोर्ट का एक अमली मुजाहिरा दुनिया ने 1938 में देखा, जब वहाँ मुस्लिम लीग ने एक तारीखी इजलास बुलाया। 1938
मुस्लिम लीग का एक इजलास पटने में मुनक़िद हुआ और ये नहायत कामयाब इजलास था। और इस इजलास में मुस्लिम लीग में ऐसी करारदादें पेश हुई जिसमें गोया बिहार के मुसलमानों ने तजवीज़ दी थी कि हम मुकाबला करें। मुकाबले से मतलब यह है कि हम हिंदुओं का रास्ता रोकें, हम उनके ऊपर अपनी धाक बिठाएं, हम उनको साबित करें कि हम वो लोग हैं जो दबने वाले नहीं। यूं इस जलसे को 8 साल गुजर जाते हैं। बिहारी मुसलमानों की बेशतर आबादी अब मुस्लिम लीग के दो कौमी फलसफे से इत्तफाक करती है। फिर जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान नाकाम हो गया। मुस्लिम लीग अंग्रेज और कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो गई। 1946 अगस्त में कायद-ए-आज़म ने डायरेक्ट एक्शन का हुक्म दिया और इसमें नवाखाली और कलकत्ते में इसकी खासी गोया किलिंग्स हुई। उसका नतीजा हिंदुओं ने फिर बिहार के मुसलमानों से लिया कि जो बहुत कम तादाद में थे और बिखरे हुए थे। तो हिंदू अपना बजरंग बली की जय करते हुए मुसल्लह, और उस वक्त मुसल्लह बंदूकों से कम होते थे और ये धारदार आले से ज्यादा। और यही कुछ हो रहा था यूसुफ ग्रामी के कस्बे में। अब जबकि आप इन वाक़यात का बैकग्राउंड समझ गए हैं तो आइए यूसुफ साहब की कहानी मुकम्मल करते हैं। याद नहीं तो याद दिलाऊं कि हिंदू एक मरतबा डर के भाग जाने के बाद दोबारा उनके कस्बे पे हमला करने आ रहे थे। 2-3 दिन के बाद फिर आए तो उस वक्त वो सब डिविजनल ऑफिसर आ गया और उसने मथुरा सिंह के पैर पे अपना हेड जो है वो टोप होता था एक ख़ास किस्म का, वो बताएंगे प्रोफेसर साहब हमारे, तो वो रख दिया कि नहीं मुसल्लह हैं और बहुत मजबूत हैं। तो हमारा कस्बा जो था यानी अल्लाह के करम से बच गया। यूसुफ ग्रामी के कस्बे के लोग तो बच गए, लेकिन आसपास की आबादियों में जो कत्ल गारत हुई उसमें अनगिनत बिहारी मुसलमानों को कत्ल किया गया। इस इलाके में 2 ऐसे कस्बे थे जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी थी, एक तेल्हाड़ा और एक काको। काको ज़्यादा बड़ा था। कुछ लोग जो है छोटे छोटे गांव से काको आ गए, कुछ तेल्हाड़ा चले गए। तो हमारी ससुराल जो थी वो थी जलालपुर, एक जगह थी उसका नाम था, वहाँ से वो लोग शिफ्ट होके तेल्हाड़ा आ गए। तो तेल्हाड़ा में जो कार्नेज हुआ है ना, फिर जो मस्जिद में आखिर में ये हुआ था कि मस्जिद में सारी औरतें और मर्द बेबस, मतलब कुछ नहीं था उनके पास, वो जमा उन्होंने आके कत्लेआम शुरू किया हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर। तो उसमें हमारी ससुराल की मेरी सास को भी तकरीबन मर चुकी थी, जिंदा याद थी, इसलिए बच गई। मेरी वाइफ को भी ये अभी भी निशान है, ये वो भी 3 साल की थी उस वक्त। वो और रिश्तेदारों को क्या हुआ? सब शहीद हो गए जो थे, भाई बहन शहीद हुए जो थे। हमारा गांव देसना के नाम से था और ये वो गांव है जो सैयद सुलेमान नदवी का भी वतन है। तो मेरे दादा उन्होंने सबको जमा किया और कहा कि भाई कितनी बंदूकें हैं गांव में। तो मालूम हुआ कि कुल 4 बंदूकें हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, गांव के चारों कोनों पर ऊंची जगह पर एक एक बंदूक बरदार बिठा दिया जाए। कई रातों तक ये पहरा चलता रहा। एक रात ये आवाजें आनी शुरू हुई, बजरंग बली की जय। तो ये लोग होशियार हो गए और वो आवाज करीब आती चली गई। तो हुक्म हुआ कि ये चारों बंदूक एक साथ चलाई जाएं। तो वो चलाई गई। उसकी वजह से उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए, और इस वजह से मैं यहां आपके सामने बैठा हुआ हूं। लेकिन बिहार के ज्यादातर मुसलमान इतने खुशकिस्मत नहीं थे। 25 अक्टूबर को जो आग बिहार पहुंची तो 7 नवंबर तक उसके रास्ते में जो मुसलमान आया उसको जला कर रख दिया। 1946 में बिहार में बहुत मशहूर हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और जुनूनी किस्म के हिंदू थे जिनको लग रहा था कि मुसलमान जो है वो अलग होना चाहते हैं और इंडिया को तकसीम करना चाहते हैं। इस जुर्म में बिहार में, क्योंकि बिहार में मुसलमानों की पॉपुलेशन कम थी, हिंदू अक्सरियत में थे, उन्होंने स्लॉटर कर दिया कई इलाकों में मुसलमानों का। उनको हज़ारों की तादाद में कत्ल कर दिया गया। मुसलमान औरतों ने जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा ली। पूरे पूरे कुएं भर गए थे और बेशुमार लोग मारे गए। जब गांधी जी बाद में आए हैं और गांधी जी को उस कुएं पे ले जाया गया जिसमें 22 लाशें थी, यानी औरतों ने अपनी इस्मत बचाने के लिए मर्दों को मार के डाल दिया था उन्होंने। चूँकि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन थे तो ही हैड टू विजिट ऑल दिस प्लेसेस।
तो कह लेंगे 24 घंटे वो आर्मी के ट्रक के साथ मूव करते थे ये लड़ाई वड़ाई रोकने के लिए। तो बकौल उनके के बहुत सारे दर्जनों सैकड़ों गांव उन्होंने देखे जो पूरे के पूरे जला दिए गए थे। बकौल उनके कि वो आर्मी को लेकर के हर वक्त मारे फिरते थे कि ये गांव तबाह हो गया, वो गांव तबाह हो गया, कत्ल हो गया, हजारों लोग मरे। ये इतनी बड़ी किलिंग थी और बिहार के बहुत से इलाकों में ये हुआ कि इसका नोटिस सब ने लिया, कायदे आज़म ने भी लिया और उसके नतीजे में एक ट्रेन भेजी गई पटने कि जो बिहारी अपने गांव वापस नहीं जाना चाहते, यानी आप यकीन करें कि जब पूरा गांव तबाह हो गया और उसमें कोई 2-4 लोग बचे रह गए तो वो तो उस गांव वीरान में जाके क्या करेंगे। तो वहां कोशिश की गई कि बिहारी मुसलमान अपने अपने गांव वापस चले जाएं जहां भारी फसादात हुए थे, वो जाने पर तैयार नहीं थे। तो इस ट्रेन पर 3000 बिहारी मुसलमान कराची आए। तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक कम से कम 8000 और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 बिहारी मुसलमानों को इन फसादात में कत्ल किया गया था। जो अफराद बच गए थे वो इस सानहे के बाद वापस नहीं लौटना चाहते थे, इसीलिए चंद को कराची भेजा गया, जबकि बाकी अफराद हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान चले आए। जब मैं 1 साल का था तो माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू माइग्रेट टू व्हाट वाज ईस्ट पाकिस्तान एट द टाइम। और रीज़न फॉर माइग्रेशन वाज कि उस वक्त तकरीबन आज़ादी के बाद almost every other year there were riots in the town that my father lived and worked, Jamshedpur. तो वो से तंग आ रहे थे। इस दौरान ऐसा हुआ कि my older sister was sick and it was curfew, so they could not take her to a doctor or a hospital, and she died in my mother's lap. So that's when my father decided that his children's future is not safe. हिजरत के बाद तकरीबन 5 लाख बिहारियों ने मशरक़ी पाकिस्तान को अपना घर बनाया, जबकि लगभग 70,000 कराची में आबाद हुए। बिहारी पाकिस्तान के मशरक़ी बाजू में भी मुआशरे में जम होते जा रहे थे। ज़्यादातर बिहारी रेलवे और वफाक के दीगर इदारों में मुलाजमतें करते, बाकी अफराद इंडस्ट्री के सेक्टर में नौकरी करते। सियासी वाबस्तगी की बात करें तो हिजरत की मुश्किलात झेलकर मशरक़ी पाकिस्तान आने वाले बिहारी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की सालमियत के हामी थे और जल्द ही उन्हें इस हिमायत की सज़ा दी जाने वाली थी। मेरा ख्याल है कि ये 1952-53 की बात है। 8-9 साल का था, 5वीं जमात में। एक छोटा सा बिरादरी का जलसा था, तो तालिब इल्मों की हिम्मत अफजाई के लिए वो कोई तकरीरी मुकाबले भी करवा देते। तो तकरीरी मुकाबले का उन्वान था कि हम लोगों के लिए मशरक़ी पाकिस्तान हिजरत बेहतर थी या मगरबी पाकिस्तान। तो मैंने मगरबी पाकिस्तान की हिमायत में तकरीर की। तो उसमें हमने कहा कि भाई मशरक़ी पाकिस्तान जो है वहाँ बिहारी महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे 32 दांतों के दरमियान ज़बान। वो आगे चलकर दुरुस्त भी साबित हुआ, लेकिन हमारी अपनी गलतियों से। हिंदुस्तान से हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान को अपना नया घर बनाने वाले कई लाख बिहारियों को हिजरत के वक्त मुकामी बंगाली आबादी ने खुली बाहों से कबूल किया था। दोनों कौमें अपनी मुश्तरका मुस्लिम शनाख्त की बुनियाद पर आपस में घुल मिल कर रहते, एक दूसरे के यहाँ शादियाँ करते। लेकिन फिर जैसे वक्त गुजरता गया, मशरक़ी बाजू की बंगाली आबादी में एहसास महरूमी बढ़ता गया। मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया का तज़हीक आमेज़ बर्ताव और वसाइल से महरूम रखने की दास्तान से तो आप वाकिफ़ ही हैं, नहीं वाकिफ़ तो हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा। बहरहाल इस्तेहसाल देखकर बंगाली खामोश नहीं रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंगाल की वही सरजमीन जहाँ मुस्लिम लीग वजूद में आई थी, वहाँ पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करने के जज्बात भड़कने लगे। अलहदगी पसंदी की तहरीक ज़ुबान की बुनियाद पे थी, यानी जो गैर बंगाली बंगाल की सरजमीन पे मौजूद है उसे भी दुश्मन तस्वुर किया जाता। सैदपुर जो है वो एक छोटा सा शहर था जिसमें तकरीबन 90% बिहारी लोग रहते थे, क्योंकि रेलवे का बहुत बड़ा मरकज़ था वो, और वो बड़े सुकून से अमन से रहते थे। कोई बंगाली बिहारी की तफरीक नहीं थी, बहुत मोहब्बत से रहा करते थे और आपस में बड़ा इत्तेफाक था। ज़ाहिर मुसलमान थे, तो इस बुनियाद पे वो बहुत ही आराम सुकून से वो आखिर तक रहते रहे, ताकि 1971 आ गया।
लेकिन फिर 1970 में ये कैफियत तब्दील हो गई। 1970 के इलेक्शन में जो 7 दिसंबर को इलेक्शन हुआ 70 में, उसमें बिहारी मुसलमानों ने आमतौर पे मुस्लिम लीग की हिमायत की, कुछ ने जमात इस्लामी की हिमायत की। बिलउमूम वो अवामी लीग के हिमायती नहीं थे। अवामी लीग के लीडरान में से भी बिहारी बहुत कम थे, गिने चुने थे। तो बिहारी जो थे उस वक्त भी मुस्लिम लीगी थे। वो ये उनका जुर्म बन गया। हालांकि एक जमहूरी मुल्क में अगर एक बंगाली को आज़ादी हासिल है कि अवामी लीग को वोट दे, तो मुझे भी आज़ादी है कि मैं जिस पार्टी को चाहूँ वोट दी। ये कोई जुर्म नहीं था जिसे जुर्म बना दिया गया। ये बिल्कुल जिस तरह एक आग चंद सेकंडों में फैलती है, उसी तरह से ये नफरतें जो है ना, बिल्कुल आग की तरह फैली। मगरबी पाकिस्तान में बैठी फौजी और सिविलियन क़यादत ने इस आग पे मजीद तेल छिड़काया। मुजीब पाकिस्तानी अवाम का मुंतखब नुमाइंदा था, लेकिन उसे वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं किया जा रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल असम्बली के सेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया और 1 मार्च को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर याहिया खान ने असम्बली के इजलास को मुलतवी कर दिया। बस फिर क्या था, मशरक़ी पाकिस्तान में लावा फट पड़ा। 7 मार्च को मुजीब ने सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। बिहारियों का कत्लेआम मार्च के महीने से शुरू हो गया था। कैसे शुरू हो गया? जब मुजीबुर रहमान साहब ने 7 मार्च को एक कॉल दे दी सिविल नाफरमानी की, तो बंगालियों के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो सेपरेटिस्ट थे, जो पहले से इंडिया के राब्ते में थे, रॉ के राब्ते में थे। उनके अंदर रॉ के लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। और कुछ इंतहा पसंद तो हर माशरे में होते हैं, हर तबके में होते हैं। उन सब लोगों को लगा कि ये बिहारियों की गर्दन पतली है, इन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तानी फ़ौज का तो सवाल उस वक्त नहीं था ना मामला। 26 मार्च के ऑपरेशन से पहले पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देना ना देना तो कोई बेमानी बात थी। पाकिस्तान का साथ दिया। ये लोग पाकिस्तान को एक रखना चाहते हैं, अलग होने नहीं देना चाहते। इस एक जुर्म में उन्होंने स्लॉटर करना शुरू कर दिया बिहारियों को, औरतों को, बच्चों को, इवन फ़ौजी अफसरान को, उनकी फैमिलीज़ का रेप किया गया, उनको मारा गया, उनको मार मार के लटका दिया गया। पहाड़तली एक जगह है चिटगोंग में, पाकिस्तान आर्मी की लाशें थी जिनको लटकाया था उन्होंने, कैंपों से ला के जगह जगह से पकड़ के उन्होंने लटका दिया था उसको दरख्तों के ऊपर। बहुत बड़ा दरख्त था, बरगद का दरख्त था। किसने लटकाया था? मुक्ति बानी ने। तो हम लोग कुछ लड़के भी थे और कुछ बुजुर्ग भी थे, तो हम लोग कुछ दरख्त पे कुछ लोग चढ़े और मैं भी एक दरख्त पे चढ़ा। मैंने भी वो रस्सी काटी और लाश गिर गई नीचे। तो इस तरह से बहुत सारी लाशें, मेरा ख्याल है कि 13-14 लाशें लटकी हुई थी उसके ऊपर, पाकिस्तान आर्मी की। फौजी तो फौजी, लेकिन आम आदमी भी मुक्ति बाहिनी के शर से महफूज ना रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि अब आपको बिहारियों के कत्लेआम की वो दास्तानें सुनाएंगे जिनको कभी रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया है। ये कहानियाँ बहुत तकलीफदेह और ट्रॉमेटिक हैं। यकीन कीजिए, ये कहानियाँ सुनने के बाद कई दिनों तक रात को चैन से नींद नहीं आई थी। यकीन नहीं आता कि इंसान नफरत में किस हद तक चला जाता है। तो वो कर्नाफुली में जब हम घरों में गए तो एक जगह देखा कि दूध गर्म हो रहा है चूल्हे के ऊपर और बच्चे के पेशानी के ऊपर खंजर घुसा हुआ, बोतल रखा हुआ, उसके पीने के लिए मेरा ख्याल है गर्म। कुछ लोगों के पेशानी पर जय बंगला लिखा गया, छुरी से खुरच कर करके। कुछ खवातीन के चेस्ट काट दिए गए। कुछ खवातीन के शर्मगाह के ऊपर पाकिस्तान बांग्लादेश का परचम लगाया गया। तो वो लाशें हम लोग नीचे इकट्ठा करने हैं, तो 199 लाश एक ट्रेंच के अंदर हम लोगों ने, जिसमें मैं भी उसमें शामिल था, जितना भी उठा सका। और याद नहीं है कितनी लाशें उठाई होंगी, मिल करके पकड़ के उस ट्रेन में, एक ट्रेन में। कर्नाफुली में आज भी 199 लाशें दफन हैं। कोई कॉम्बैटेंट तो नहीं थे, जिस तरीके से उनको मारा गया है वो कोई फौजी तो नहीं थे। क्या औरत फौजी होती है? क्या 2 महीने का बच्चा फौजी होता है? उनको तो बगैर किसी जुर्म के मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और इस जेनोसाइड को किसी ने डॉक्यूमेंट करने की जहमत भी नहीं की। हमारे कुछ ख़ानदान दिनाजपुर से आगे एक जगह है रूहिया, तो वहाँ उनका अपना राइस मिल था। कुल 17 अफराद उस घर में, वो लोग साथ रहते थे। बहुत बड़ा मकान था उनका,
बाद में पता चला कि उस 17 के 17 अफराद को विद राइस मिल जला दिया गया, आग लगा दिया, वो सारे जल करके राख हो गए। तो वो भी यही था कि ये उर्दू बोलने वाले हैं और ये पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ठाकुर गांव में कोई आदाद शुमार तो अलग से नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई 4000 के करीब उर्दू स्पीकिंग लोग होंगे। तो आफ्टर दी वॉर बाय देन ऑलमोस्ट एवरीबडी हु वाज देयर वाज किल्ड। मेरे अपने भाई बहन तो 4 भाई और 1 बहन, मेरे पेरेंट्स। तो ये दिस इज़ माय डायरेक्ट फैमिली विच आई लॉस्ट। अंसारी चचा, उनकी पूरी फैमिली, वो उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे। इसी तरह हाशिम चचा एक कहते थे हम, वो तो बच गए थे लेकिन उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी। अफसार चचा, उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। एक कमर सलीम थे, ही हैड लार्ज फैमिली, पूरा कुंबा था उनका। नो वन सर्वाइव्ड इन दैट। तो इस तरह से इट वाज लाइक आप नाम याद करते जाएं और वो जवाब यही आता है कि नो वन इज लिविंग। हमारे वहाँ एक दुकान थी नवाबगंज में, उस्मान साहब होते थे, ज़ईफ़ आदमी थे। उनके मुतालिक जो आंखों देखा शवाहिद बंगालियों ने बताया, जो वहाँ मौजूद थे लड़कों ने बताया। उन्होंने बोला कि उनको ले गए हैं, उनको गोली मारी है, सांस बाकी थी, उनको ईंटों के साथ बांधा है, उनको जिंदा ईंटों के साथ बांधा है और दरिया में धकेल दिया है। इजहार चचा थे, वो चीफ इंजीनियर थे। उनके दोस्त थे, वो भी चीफ इंजीनियर थे। उनका नाम था हमादुर रहमान। वो कप्ताई में थे, कप्ताई के चीफ इंजीनियर थे। उनके साथ ये हुआ कि उनके घर में बचपन से उन्होंने बच्चा पाला हुआ था, उनके यहाँ नौकर था। तो उनके घर ये हुआ कि उसने जाके मुखबिरी की और लोग आए, मुक्ति बाहिनी आए और उनको लेके गए। और उस घर में थे हमारे चचा खुद थे, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा मैट्रिक में था, एक बेटा इंटर में था, और उनके साला। अच्छा, उनके साले का ये था कि वो बेचारे, उनका दिमागी तवाज़ुन ज़रा हल्का था। तो जो मारने वाला था उसने हमारे सब चचा को भी मारा, दोनों लड़कों को भी मारा। तो जब वो उसको मारने लगा, उनके साले को, तो जो मारने वाला था वो खुद कहने लगा कि ये तो केलर गाछेर मोतन, तो ये तो पागल है, सेंसलेस, इसको क्या मारना है। तो नौकर ने कहा, वो खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था, उसने कहा कि नहीं नहीं, इसको भी मारो, साला बिहारी, इसको भी मारो। तो ये जो कहा जाता है ना कि पहले कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। बिहारियों पे जुल्म सितम छोटे शहरों में मार्च से पहले हो चुका था। ये नहीं है कि वो ऑपरेशन सर्च लाइट का रिएक्शन नहीं था, पहले से हो रहा था। फिर 25 मार्च का दिन आया। पाक फौज के जनरल टिक्का खान ने ढाका में फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इस हवाले से उनका एक बहुत ही मशहूर जुमला है, ज़मीन चाहिए है, इंसान नहीं। शायद इसी तनाजुर में उन्हें बुचर ऑफ बंगाल का लक़ब भी दिया जाता है। फौजी ऑपरेशन शुरू होने के बाद मुक्ति बाहिनी की कार्रवाइयाँ ज़ोर पकड़ने लगीं और उनकी कत्ल गारत का निशाना मासूम बिहारी बनते गए। अब आप खुद सोचिए, फौज की आमद से पहले मुक्ति बाहिनी और बंगाली अलहदगी पसंद मासूम बिहारियों का खून बहा रहे थे, औरतों की इज्जतें पामाल कर रहे थे, छोटे बच्चों को मौत की नींद सुला रहे थे। तो जाहिर है इसके बाद जब फौज ने ऑपरेशन का आगाज़ किया तो आम बिहारियों के दिल में फौज के लिए एक नरम गोशा था। शायद इसीलिए आम बिहारी नौजवान रजाकाराना तौर पर मुक्ति बाहिनी और अलहदगी पसंदों के खिलाफ लड़ते भी रहे। ऑपरेशन के बाद जिस इलाके को सबसे पहली मुक्ति बाहिनी ने निशाना बनाया वो था मशरक़ी पाकिस्तान का इलाका संतहार। कई अकाउंट्स के मुताबिक यहाँ हज़ारों बिहारियों को कत्ल किया गया था। मेरी खुशकिस्मती का है कि संतहार मैसेकर के एक गवाह मिल गए और उन्होंने भी रफ्तार पे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया। हम उस वक्त 18 साल के थे, सिपाही थे। संतहार जब पहुंचा ना, जितनी खून थी, खून था, खून में इस तरह जिस तरह बोरी सजाया जाता ना, इस तरह लाश सजा हुआ था वहाँ। ऐसा हूँ बोला, जब हम लोग पहुंचे बिल्कुल एक परिंदा नहीं आता था लाश के अलावा एक परिंदा नहीं आता था। जब मैं खुर्शीद साहब का इंटरव्यू करने गया तो मेरी उनके एक और साथी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद बिहारियों के ऊपर ढाए मजालिम की गवाही दी। पेट में हमारे से औरत है, उसको पेट से छुरी से चीरे और बच्चे निकाले और फेंके ऊपर और तलवार से रोके इस तरह। ये आपने खुद देखा है? हाँ, खुद देखा अपना आंखों से। वो अब क्या बोले, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए सब, वो सीना का
औरत लोग हैं, वो काट काट के रखा हुआ था। और क्या बोलेंगे आपको, सैदपुर का बात बता रहे, वो देख करके तो हम फौज में गए। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश के कई बड़े शहर तो सिक्योर कर लिए, लेकिन देहाती इलाकों से उन्हें भरपूर मुज़ाहमत का सामना था। सरहद पार हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेकर आने वाले नए मिलिटेंट्स मुक्ति बाहिनी की सफ़ों में धड़ाधड़ शामिल हो रहे थे। फिर 3 दिसंबर के दिन हिंदुस्तानी फौज मैदान में उतर आई। 13 दिन की लड़ाई के बाद जनरल नियाज़ी ने ढाका में हथियार डाल दिए और इसी के साथ कायद का पाकिस्तान टूट गया। 15 दिसंबर या 16 दिसंबर का था। हम अपने घर में मुक़य्यद थे, मुसलसल कई दिनों से थे, 1 दिन 2 दिन नहीं, कई दिनों से। वाली साहब घर पे थे, हम लोग घर में थे, अफरा तफरी थी, तो कर्फ्यू था। तो जीप आना जाना कर रहा था, हमारे इलाके में मेजर होते थे, नाम याद नहीं उस वक्त। तो वाली साहब ने बड़ी हिम्मत करके, जब जीप महसूस हुआ कि आ रही है, तो रोड पे निकले। वो जीप को इशारा किया, इशारा करके दोनों हाथ से रोका, वो रुक गया। तो अब वाली साहब ने पूछा कि क्या खबर है, क्या है मामला, कुछ समझ नहीं आ रहा बीबीसी में ये बारे में। उन्होंने अपने गाल पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, बिल्कुल बात करने के बजाय उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। आज तक याद है इस बात को, हमने देखा आंखों से, ज़ोरदार थप्पड़ मारा सीधे हाथ से। उसके बाद उन्होंने रो दिया, आंसू निकल आए। अब इस दौरान वाली साहब वापस आ गए। जैसे कदम पलट के आए ना, उन्होंने कहा कि फौरन घर छोड़ो। फौजियों को तो जंगी कैदी बना लिया गया, वो तो महफूज हो गए, लेकिन पीछे जो बिहारी रहते थे उनको अभी अपने जुर्म का कफ़ारा अदा करना था। वही जुर्म, पाकिस्तान की सालमियत की हिमायत का जुर्म। बकरीद के दूसरे दिन मेरा ख्याल है, हम बहुत सर्टन नहीं है बकरीद का ही दिन या बकरीद का दूसरा दिन, बाहर बहुत शोर हुआ, बहुत शोर था और चीख पुकार थी, हंगामा था। वो खिड़की की जो होता है ना, पट जॉइंट जहाँ होता है, हल्का सी वो होती है लकीर सी, वहाँ से हमने देखा था कत्लेआम था, बुरा हशर था। लोग खींच रहे हैं, गला काट रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। वो तो ज़ाहिर आदमी नहीं देख सका, अम्मी ने भी हटा लिया, हम भी हट गए थे। फिर जब सुकून हुआ, इंडियन आर्मी आई है। इंडियन आर्मी जो आई है तो हमने फिर खिड़की से देखा है, नाकाबिल यकीन मंजर था, जैसे खुदा न खास्ता वो म्यूनसिपैलिटी वाले आके कुत्तों को नहीं मार के लाश ट्रक पे डालते थे, इस तरह जो लोग थे हमारे, उनकी लाश उठा के इंडियन आर्मी वाले ट्रक में डाल रहे थे। वो बहुत ही हौलनाक सीन थी वो। हमारे इलाके में, जो हमारा इलाका जहाँ रिहाइश थी, वो पूरा इलाका आर्मी के फैमिली रहते थे। उस इलाके को ऑपरेशन करके सुबह 6 बजे ऑपरेशन में बेशुमार बंगाली आए, मुफ्ती बाहिनी आए, फौजी आए और आके एक एक घर से एक सब्जी काटने वाला छुरी तक का उठा के लेके गए कि कल अगर हम इन पे हमला करें तो ये अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकें। और उसके बाद 2 या 3 दिन, मुझे सही याद नहीं, क्योंकि मैं 7-8 साल की उम्र में था, हमला किया। हमला करने के बाद जो है हर घर में, सिर्फ हमारी वालिद साहब को नहीं, और ऐसा मारा कि जैसे डाकू को जो है ना, आजकल के दौर में जो लोग मारते हैं, इस तरीके से डंडा, सरिया, तलवार, भल्लम, इन सब चीज़ों से शहीद किया। और जब हम लोगों को मारने के बाद हमारी फैमिली नहीं, जितने वहाँ हर घर से फैमिली को निकाल करके डंडे के जोर पे लेके गए। जब बाहर निकले हम लोग घर से, तो हर 10 कदम पे लाश नजर आया। उसके बाद लेके गए हम लोगों को, हमारे बैक साइड में पूरा देहात था, फसल होता था, उधर एक कॉलेज था, उस कॉलेज में बैठा दिया। 4 दिन वहाँ हम लोगों को रखा, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, भूखा प्यासे सारे लोगों को बंद कर दिया। बहुत बड़ा हॉल था, कॉलेज था, उसके अंदर मुफ्ती बाहिनी के लोग आते थे, दरवाज़ा खोलते थे और इस तरह खड़ा होकर देखते थे। देखने के बाद हमारी माँ बहनों को, मैं तो छोटा था, अब समझ में आता कि क्यों लेके जाते थे, इशारा करते थे इधर, और उसको लेके चले जाते थे। बाद में फिर मैंने ये भी देखा कि जब मुफ्ती बाहिनी के लोग आए, दरवाज़ा खोले, तो जैसे ही दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती थी,
बड़ी बूढ़ी जो है ना जवान लड़कियों को दुपट्टा से, साड़ी के आंचल से छुपाती थी। 2-3 लेडीज़ बैठ के बीच में एक लेडीज़ से छुपा लेती थी, मगर फिर भी इतना बड़ा मजमा में किसी ना किसी को लेके चले जाते थे। तो अम्मी ने बताया कि उस दिन उन्होंने 2 ट्रक देखी थी, जो आर्मी वालों की ट्रक होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही थी। तो वो बात बहुत हौलनाक थी कि उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान से लड़कियां बड़ी तादाद में स्मगल की गई थी इंडिया। यानी इस हद तक की गई थी कि सुना है कि इंडिया का जो हीरा मंडी थी कलकत्ता की, वो सरप्लस हो गई थी हमारी पाकिस्तानी लड़कियों से। इस पॉइंट पे हमारी कहानी आगाज से जुड़ जाती है, जब बंगाली फौज की नफरी ने इस मकान पे रेड किया जहां शाहीन साहिबा अपने घर वालों के साथ पनाह गुज़ीर थी। अगर याद नहीं तो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए। दरवाजे पे अचानक किसी ने दस्तक दी थी, जिसके बाद अंदर मौजूद लोग सहम गए थे। और अंदर हम लोग का ये हाल था कि हम तीनों तो अम्मी से लिपटे हुए थे और पापा तो बिल्कुल जर्द, ऐसा लगे जैसे तुम अगर छुओगे भी तो वो ढेर हो जाएंगे। ये हाल था। जब आपको ये कहा जाएगा कि आपकी तलाश में 2 ट्रक आई है आर्मी की भर के, तो और आप अंदर एक फ्लैट के अंदर कन्फाइंड है, आप कहाँ भाग सकते हैं? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं जा सकते हैं आप। इंसानी जिबिल्लत थी कि हम लोगों ने जो भी दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा था, उसके सामने डाइनिंग टेबल लगा दिया, सोफ़ा लगा दिया, बस ये ऐसी एक तदबीर कह लो तुम। उसके बाद ये हुआ कि पूरे मतलब आवाज़ तो आती है ज़ाहिर है उनके भारी बूट की और चीखने चिल्लाने की, वो कोई किसी फ्लैट में गया, कोई किसी फ्लैट में गया है। और सारे जो बंगाली लोग थे वो यही कह रहे थे कि भाई हम लोग बंगाली हैं, तुम हमारे घर क्यों आ रहे हो? तुमको बिहारी फैमिली ढूंढनी है तो तुम देखो, हम लोग तो बंगाली नहीं है यहाँ, हम लोगों को देखना है, हम लोग को ढूंढना है। उन्होंने पूरे उनके घर को रैंसैक कर दिया। खैर उनका हो गया हंगामा। 2 उन्होंने सिपाही ऊपर ओवरहेड टैंक में चढ़ा दिया कि देखो ऊपर तो कोई नहीं टैंक में। नीचे भी सुना अंडरग्राउंड टैंक में भी अकबर ने बताया कि वहाँ भी उन्होंने सिपाही उतारे। जब आंटी के घर से लोग वो आर्मी निकलने लगी तो आंटी दरवाजे का चौखट पकड़ के खड़ी हो गई कि ज़ाहिर है इस दरवाजे पे दस्तक होगी और अब तो ये लोग गई। लेकिन अल्लाह की शान ही थी कि वो कुछ भी नहीं हुआ, वो सीढ़ी उतरते हुए चले गए, ख़त्म हो गई बात। उस फ्लैट में आए ही नहीं? उस फ्लैट पे उन्होंने दस्तक ही नहीं दी। थोड़ी देर में देखा सन्नाटा हो गया, वो धप 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 आवाज़ उतरने की आ गई, आवाज़ ही ख़त्म हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, मतलब पापा तो खैर ढह गए थे। बस हम लोग सूरह यासीन की वो जो आयत है 8वीं है या 9वीं है कि हमने तुम्हारे आगे भी दीवार खड़ी कर दी और हमने तुम्हारे पीछे भी दीवार खड़ी कर दी, बस वही आयत की विर्द कर रहे थे हम लोग। तो ये कुरान शरीफ का मौजज़ा ही था कि उन लोगों को वो दरवाज़ा नज़र आया ही नहीं। वो हमारी तलाश में आए और उन्होंने दरवाजे पर नॉक ही नहीं किया। ये एक ऐसा वाक़या है कि हम अभी भी जब भी हम याद करते हैं मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। सरेंडर के बाद का 1 साल शाहीन साहिबा के घर वालों ने छुपते छुपाते गुजारा। फिर जब हिजरत का इंतज़ाम हुआ तो ये पूरा ख़ानदान बचे कुचे पाकिस्तान में चला आया। शाहीन साहिबा की खुशकिस्मती थी कि उनके ख़ानदान के अफराद सलामत रहे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनको चाहते वक्त गैर बंगाली होने की बुनियाद पे कत्ल कर दिया जाता था। कैटन से एयरपोर्ट तक जाने के लिए रास्ते में 3 चुंगी आती थी। उस चुंगी को क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, इसी कि उस चुंगी के जो रखवाले थे वो मुक्ति बाहिनी थी, बांग्लादेश आर्मी नहीं थी। तो वो जो थे वो बड़ी सख्ती करते थे, वो नहीं जाने देते थे। हमको याद है, अच्छे से याद है कि एक पठान जोड़ा था, मियाँ बीवी थे, साइकिल रिक्शे पे वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे। तो उसको उन लोगों ने वहीं पे फार्म गेट पे रोका। अच्छा, फार्म गेट पे रोका तो तलाशी लेते थे। उसने जो उसको रोका तो मर्द ने तो तलाशी दे दी। जब उसने उसकी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया तो ज़ाहिर है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उसको इतनी बेदर्दी से उन लोगों ने मारा है, इतनी बेदर्दी से उन लोगों को मारा है कि हम बता नहीं सकते। उस पठान को, ओह गॉड, उसको पहले उसकी आँख निकाली है, जो बंदूक की वो नहीं होती, संगीन कहते हैं, क्या कहते हैं जो चीज़ होती, उसका कान काटा है। अच्छा, इन द मीन टाइम उसकी बीवी को, जो रिक्शे वाला था वो स्मार्ट था, उसकी बीवी को रिक्शे वाला लेके चला गया। उसका यह हशर किया है कि मतलब उसको जान से नहीं मारा,
उसको हर अज़ू काट दिया, उसको छोड़ दिया। और इसके हम इसलिए तुमको बिल्कुल सही बता सकते हैं कि हमारे तीनों नौकर वो लाश देख के आए थे। शाम तक उसकी लाश वहीं पड़ी रही, बल्कि उसको जो गड्ढे में ढकेल के डाला, फिर बाजमात उस पर उन्होंने पेशाब भी किया। मतलब ना वो उसको जानते ना वो उसको जानते, सिर्फ इसलिए कि वो पठान था, पाकिस्तानी था, ये उसके साथ उन्होंने किया। सरेंडर के बाद और उससे पहले भी बिहारियों की एक मखसूस तादाद ने म्यांमार और इंडिया के ज़रिए मगरबी पाकिस्तान में पनाह ली। बाकी जितने भी बिहारी थे उन्हें रेफ्यूजी कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। ये बिहारी बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के। बांग्लादेश में उन्हें गद्दार और दुश्मन समझा जाता। बिहारियों की अपनी ख्वाहिश थी कि वो मगरबी पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ की अशराफिया ने उन्हें कभी अपना नहीं माना। 1974 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसमें बिहारियों के मुकद्दर का फैसला किया गया, और यहाँ पाकिस्तान ने सिर्फ मखसूस बिहारियों को ओन किया। जो बिहारी कैंपों में थे या अपने घरों में थे, उनके लिए एक एग्रीमेंट हुआ। देखें, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ा। उन्होंने बिहारियों को ना कैटेगराइज कर दिया। वो चाहते नहीं थे। सच्ची बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिहारियों को यहाँ लाना चाहती ही नहीं थी, एक भी बिहारी को। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने क्या किया कि 3 कैटेगरी दे जी। एक फैमिली, डिवाइडेड फैमिली, कि एक बिहारी ऑफिसर सरकारी वहाँ पर है, उसकी फैमिली यहाँ पर है, कोई ऑफिसर वहाँ पर पोस्टेड एफर्ट्स करें, और कई सारे अफसरान ऐसे थे। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, एक महकमा है जो फेडरल गवर्नमेंट का है, उनके एम्प्लॉयज़ को लाया जाएगा, डिवाइडेड फैमिलीज़ को लोगों को लाया जाएगा। और एक कैटेगरी बनाई गई हार्डशिप कैटेगरी। अब मिसाल के तौर पर मेरे भाई हैं, वो EPCF में थे तो उनको तो मार ही दिया जाता, तो वो ऐसे लोगों के लिए बना दी गई एक हार्डशिप कैटेगरी। तो बमुश्किल 1.5 लाख लोगों की कोई फहरिस्त बनाई गई कि इनको, ये पाकिस्तानी है, पर आज भी 2,65,000 के करीब लोग वहाँ पर कैंपों में बदतरीन हालात में रह रहे हैं, बदतरीन हालात, इन ह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। अब जब उन कैंपों में से लोग जिनको नहीं लाया गया, पाकिस्तान हुकूमत ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो पाकिस्तानी नहीं है, हम उनको नहीं लाएंगे। जब एक अरसा गुजर गया, भूख, अफलास, नंग, तारीख कोठरियों में रह रहे थे वो, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी तरह अपना बंदोबस्त किया, और वो किसी तरीके से भी, चाहे इंडिया के ज़रिए, चाहे नेपाल के ज़रिए, चाहे बर्मा के ज़रिए पाकिस्तान आए। वो अपने सेल्फ बेसिस पे आए। जो अपनी मदद आप पाकिस्तान आए हैं, मसला उनके लिए है। अच्छा, उनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 20, 25, 30 हज़ार होंगे। इन 30,000 लोगों को जलील और रुस्वा कर दिया गया। जुल्म नहीं है तो और क्या है? जो बांग्लादेश में है उनको आपने जलील कर दिया, उनको जिंदा दरगोर कर दिया, और जो लोग पाकिस्तान आ गए उनके साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा मुसलसल। अपनी मददाब कराची आने वाले बिहारियों को ये सज़ा मिल रही है पाकिस्तान से वफा निभाने की कि हुकूमत उन्हें शहरी तस्लीम नहीं कर रही, उनको शनाख्ती कार्ड नहीं दे रही। उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनके पाँव के नीचे ज़मीन ही नहीं है, वो तो हवा में मुअल्लक है। इमदादी इदारे जैसे ईदी है, छिपा है, सिलानी है, JDC है, ये इमदादी इदारे भी इमदाद बांटते हैं, तो कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड लाइए, शनाख्ती कार्ड की कापी लाइए। तो हमारे ये लोग जो है बेचारे, जो गरीब हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, ज़ाहिर उनके पास हक़ शहरियत ही नहीं है, वो बेचारे इधर उधर मजदूरी करते हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके बच्चे 9वीं से आगे तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनका इस्तेहसाल इस तरह से हो रहा है। दूसरी बात ये कि उनको कोई इमदादी इदारों से भी इमदाद नहीं मिलता, रियासत की जानिब से कोई मुराद जो मिलती है वो भी नहीं मिलता। धरती घाट के मसले, बहुत सारे मसले हैं। इसलिए क्या है, कौन सा हमने क्या गुनाह किया? नहीं, हमें नहीं लाता ना, यहाँ बोलता जाओ तुम लोग मर जाओ, गुस्से हो, नहीं लाता, लेकिन क्यों लाया? इस तरह हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे बच्चे रुल रहे, स्कूल से, सब चीज़ से रुल रहे यार। दूसरी तरफ बांग्लादेश हुकूमत ने सालों बाद कैंप्स में महसूर बिहारियों को बिलाखिर शहरियत देना शुरू कर दी है। अभी कुछ ही अरसे पहले एक पाकिस्तानी सहाफ़ी शब्बीर सुमरो बांग्लादेश गए और इन कैंप्स के ऊपर रिसर्च की। आइए कैंप्स के हालात उनकी ज़बानी सुनते हैं। मैं गुज़श्ता अक्टूबर के मिड में वहाँ पहुँच गया। मैं गया था सिर्फ 7 शहरों में, ढाका, चिटागोंग, खुलना, सैदपुर, रंगपुर, काक्स बाज़ार। देखिए, एक कैंप जो हमने देखा वहाँ पे, तो उसमें बताया गया कि यहाँ पे तकरीबन 3,500 लोग रह रहे हैं। छोटा कैंप था, 3,500 लोग हैं। वाशरूम्स पूछा तो 20 वाशरूम थे, 10 मर्दों के लिए, 10 ख़वातीन के लिए। अब 3,500 लोग हैं, उसमें ख़वातीन अगर और नहीं तो 2,000 भी लगा लें या 1,500 भी लगा लें, तो यार 10 वाशरूम में कैसे
इंसानी फितरत है, तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी की पेट ख़राब हो सकता है। कैसे चाहती हैं बच्चियाँ, ख़वातीन 10 वाशरूम में आप 1500 ख़वातीन और बच्चियाँ सुबह को क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये है बिहारियों की दास्तान। उनके लिए शनाख्त हमेशा एक बोझ बनी रही। पहले इस्लामी शनाख्त की वजह से हिंदुस्तान में मारे गए, फिर लिसानी शनाख्त की वजह से उनके अपने मुसलमान भाइयों ने उनका खून बहाया। आपने देखा होगा हमने दीगर जगह बिहारी जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस नस्ल कुशी के आई विटनेस अकाउंट्स तो आपने सुन लिए हैं, लेकिन अब ज़रा नंबर्स पे नज़र डालते हैं। मशहूर अमरीकी मौर्रिख आर.जे. ह्यूमल अपनी तहकीक की रोशनी में बताते हैं कि इस पूरे अरसे में कम से कम 1.5 लाख बिहारी मारे गए हैं। इंडिया की नामवर हिस्टोरियन शर्मिला बोस के मुताबिक बंगालियों ने नॉन बंगालीज के खिलाफ एक काउंटर जेनोसाइड ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें लाख नहीं तो हज़ारों बिहारी मारे गए। हमारी तरह उनके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि 71 की जंग के इस पहलू का कहीं तस्करा क्यों नहीं होता, और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये इस सदी की खूनरेज़ तरीन जंग थी और इस जंग की तारीख फातिह ने अपने हिसाब से मुरतब की है। मशरक़ी पाकिस्तान के पूरे सानहे का जो सबसे बड़े नुकसान जिन लोगों को हुआ है, जो सबसे ज़्यादा मक़तूलीन है, जिनका जेनोसाइड हुआ है, वो बिहारी हैं। एक कर्ज है हमारा उन लोगों पे जो वहाँ नाहक मारे गए, और जो एक आज़ादी के जोश और खरोश के साथ पाकिस्तान आए थे इस हिस्से के, दे आर कमिंग टू ए ड्रीम लैंड, किस तरीके से उनके ख्वाब टूटे और उनके साथ क्या हुआ। तो ये एक विटनेस होना चाहिए हिस्ट्री के लिए। हमने तो उनको फरामोश कर दिया। पाकिस्तान में लोगों को बहुत कम लोगों को पता है, अनलेस वो लोग जिनका ईस्ट पाकिस्तान से किसी न किसी स्टेज पर कोई ताल्लुक रहा। ये हम सबको इससे समझना चाहिए कि अगर हमें आज़ादी की कदर करनी है तो हमें ये समझना है कि इस आज़ादी के लिए हमने क्या प्राइस पे की है एज ए नेशन। बिहारी जो पूरा ग्रोह है मजलूमों का, वो आज तक उस नाकर्दा जुर्म के सजा भुगत रहे हैं, उनकी नस्लों के नस्लें भुगत रही हैं। कोई किसी को अंदाज़ा नहीं होता है कि भाई वहाँ हुआ क्या है और इनको किस जुर्म की सजा मिली। कहते फौज का साथ दिया, ये फौज का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। वो उस पाकिस्तान का जो बनाया था हमने, हमारे आबा अजदाद ने, तो क्या पाकिस्तान का साथ देना जुर्म था कोई? यानी वो मजलूम भी थे, उनको मारा भी गया, तबाह भी किया गया और उन्हीं पे इल्ज़ाम लग गया। लेकिन अगर कंपैरिजन की जाए तो हम दावे से कह सकते हैं कि बिहारियों से ज़्यादा मुहिब्बे वतन और कोई नहीं है। हमारी मोहब्बत जो है वो प्रूवन है, सबूत के साथ मौजूद है। हमने जान दी है, माल दिया है, सबसे बड़ी बात हमने इज्जत भी अपनी कुर्बान की है। तारीख बयान करने का सबसे अहम मकसद होता है कि नई नस्ल उससे सीखे, माजी की गलतियां ना दोहराए। आपने देखा कि लिसानी तासुब इंसान से इसकी इंसानियत छीन लेता है और ऐसे काम करवाता है कि दरिंदे भी परेशान रह जाएं। इसी के तनाजुर में मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या याद आता है, जब ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ से वापसी पर मुहाजिर और अंसार साहबा के दरमियान कुछ बदमज़गी हो गई। जलती पर तेल छिड़कने के लिए मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इबिन उबे ने नारा लगाया, मदीने पहुंचकर इज्जत वाले जलीलों को निकाल बाहर करेंगे। उसने मदीने वालों को इज्जत वाला और मुहाजिरीन को नाउज़ुबिल्लाह जलील करार दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ और उन्होंने असबियत के इस नारे को बदबूदार नारा करार दिया। आज 1500 साल बाद मुसलमान मुल्कों में हर जगह अब्दुल्ला इबिन उबी के फॉलोअर्स का राज है, जो हमें रंग, नस्ल और ज़बान की बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी लीडर हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए पर इकट्ठा करने वाला नज़र नहीं आता। अल्लाह के नबी का ये फरमान याद रखिएगा, असबियत का नारा एक बदबूदार नारा है।